आज का टॉपिक है हमारा फेज़र रिप्रेजेंटेशन। हम लोग ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ जब पढ़ते हैं तो उसका फेज़र रिप्रेजेंटेशन हमारे लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात आती है व्हाट इज़ द फेज़र रिप्रेजेंटेशन। तो कोई भी साइनसॉइडल क्वांटिटी को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफिकली विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन एंड एंगल, उसे कहते हैं फेज़र रिप्रेजेंटेशन। अगर हम सिंपल वर्ड्स में डिस्कस करें तो जिस तरीके से हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, सिमिलर वे में इलेक्ट्रिकल में हम उसको फेज़र रिप्रेजेंटेशन कह देते हैं, जिसमें हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम बात करते हैं फेज़र रिप्रेजेंटेशन की तो दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फर्स्ट वन इज़ अ फेज़ मैग्नीट्यूड एंड अनदर वन इज़ अ फेज़ एंगल। तो किसी भी साइनसॉइडल क्वांटिटी का जब फेज़र रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो दो क्वांटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वन इज़ अ फेज़ मैग्नीट्यूड, अनदर वन इज़ अ फेज़ एंगल। और रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, इफ़ दिस इज़ अ रेफरेंस एक्सिस, सो दिस इज़ अ रिप्रेजेंटेशन, सो दिस इज़ अ लेंथ जो कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, एंड दिस इज़ अ डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है वो। ओके, सो दिस इज अ फेज़र रिप्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन विद वन साइड एरो और एंगल। तो इसको कहते हैं हम अपना फेज़र रिप्रेजेंटेशन। अब अगर हम किसी साइनसॉइडल वेवफॉर्म के साथ कंपेयर करें तो किस तरीके से वेवफॉर्म ड्रॉ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने थीटा एक्सिस पे एक वेवफॉर्म बनाई अपनी साइनसॉइडल क्वांटिटी की, 0, पाई, 2 पाई एंड 3 पाई। तो अब इस एक्सिस पे हम अपना रोटेशन लेंगे अगर, तो दिस इज अ एंगल 90, तो यहाँ पर आना चाहिए हमारा एंगल 90। देन यहाँ पर आना चाहिए, दिस इज एंगल 0, दिस इज एंगल माइनस का 270 एंड दिस इज कंप्लीट 360 डिग्री। सो दिस इज अ रोटेशन और ये हमारी रेफरेंस एक्सिस है। तो एंगल इस तरीके से होते हैं, दिस इज 30 एंगल, दिस इज 45 एंगल, दिस इज 60 एंगल, 30, 45, 60। इसी तरीके से हमारा रोटेशन कंप्लीट होता है। तो एक साइनसॉइडल क्वांटिटी के साथ हम इस तरीके से अपने रोटेशन को शो करते हैं, यानी एंगल के बेसिस पे हमारी वेवफॉर्म लाई करती है। अब इसमें बात आती है कॉन्सेप्ट ऑफ फेज एंड फेज डिफरेंस। अभी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फेज क्या है और फेज डिफरेंस क्या है हमारा। तो जब भी हम एक क्वांटिटी को डिनोट करते हैं तो सबसे पहले डिनोट करने का तरीका क्या होता है हमारा। फॉर एग्जांपल, वी एम साइन थीटा प्लस माइनस फाइव। तो दिस वी एम रिप्रेजेंट्स द मैग्नीट्यूड एंड दिस फाइव रिप्रेजेंट्स द एंगल, जिस एंगल पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन लाई करेगा हमारा। तो हम इस तरीके से अपनी वेवफॉर्म को बनाते हैं। तो देखिए, जब हम फेज डिफरेंस की बात करते हैं तो व्हाट इज फेज डिफरेंस। जब दो वेवफॉर्म के बीच में एंगल का डिफरेंस आता है, फॉर एग्जांपल ये देखिए, मैंने दो वेवफॉर्म यहाँ ड्रॉ करेंगे हम सेम एक्सिस पर। जब भी हम फेजर बनाएंगे एक चीज़ मस्ट है, द एंगल इज सेम। ये जो थीटा है यानी द फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ द वेवफॉर्म्स इज सेम। अगर फ्रीक्वेंसी सेम नहीं है तो हम उसका फेजर ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, मैंने एक वेवफॉर्म ये ड्रॉ करी है, दिस इज अवर V1 वेवफॉर्म, एंड सेकेंड वेवफॉर्म जो मैंने ड्रॉ की वो मैंने यहाँ से वेवफॉर्म ड्रॉ की है, दिस इज अवर सेकेंड वेवफॉर्म। ओके, V2। तो अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूँ तो V1 इज इक्वल्स टू VM साइन थीटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और 0 से स्टार्ट हो रही है, एंड V2 इज इक्वल्स टू VM साइन थीटा माइनस पाई बाई 2। ये पाई बाई 2 एंगल बात शुरू हो रही है। तो दोनों वेवफॉर्म के बीच में कितना फेज डिफरेंस आया, द फेज डिफरेंस इज पाई बाई 2। सो दिस इज अ फेज डिफरेंस। तो द फेज डिफरेंस दोनों वेवफॉर्म के बीच निकल कर आया हमारा पाई बाई 2। सो दिस इज नोन एज अ फेज डिफरेंस, कि दो वेवफॉर्म के बीच में एंगल का जो डिफरेंस होता है दैट इज नोन एज फेज डिफरेंस। अब इसमें बात आती है व्हाट इज लैगिंग फेज डिफरेंस एंड व्हाट इज लीडिंग फेज डिफरेंस। तो जब हम बात करते हैं लैगिंग फेज डिफरेंस की, इफ द फेज डिफरेंस इज पॉजिटिव, अगर दोनों वेवफॉर्म के बीच में हमारा एंगल यानी फेज डिफरेंस पॉजिटिव आता है, वो कहलाता है लैगिंग फेज डिफरेंस। फॉर एग्जांपल, मैंने अपनी वेवफॉर्म को इस तरीके से लिखा है, वी एम साइन
थीटा प्लस 30 डिग्री. सो दिस प्लस 30 डिनोट द फेजर इज आपका सॉरी लैगिंग नहीं, दिस इज लीडिंग. लैगिंग फेज डिफरेंस का मतलब है वेव फॉर्म इज द फेज डिफरेंस इज नेगेटिव. आई एम सॉरी. तो लैगिंग फेज डिफरेंस का मतलब होता है इफ द फेज डिफरेंस इज नेगेटिव. फॉर एग्जाम्पल हमारी वेव फॉर्म बनी v इज इक्वल्स टू वी एन साइन थीटा माइनस 30 डिग्री. So this minus 30 denote our phasor is lagging with 30 degree. And when we talk about the leading phase difference, leading phase difference, so leading मतलब lead करना. तो if phase difference is positive, then the waveform is known as leading. यानी v इज इक्वल्स टू वी एम साइन थीटा प्लस 45 डिग्री. सो दैट मीन्स दिस वेव फॉर्म इज लीड विद 45 एंगल. सो दिस इज नोन एज अ लीडिंग फेज डिफरेंस. एंड वन ऑल्सो इज जीरो फेज डिफरेंस. तो व्हाट इज जीरो फेज डिफरेंस? इफ फेज डिफरेंस इज जीरो, दोनों के बीच में कोई एंगल ना बने, यानी वोल्टेज का पहला इक्वेशन भी ये और फॉर V1 V2 भी सेम, दोनों ही सेम एंगल पर अगर हैं तो फेज डिफरेंस इज जीरो. सो दिस इज नोन एज फेज डिफरेंस. तो अभी हम लोग फेजर डायग्राम ड्रॉ कैसे करते हैं वो एक क्वेश्चन की हेल्प से समझ लेते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ड्रॉ द फेजर डायग्राम. क्वेश्चन है हमारा V1 इज इक्वल्स टू 10 साइन ओमेगा टी, V2 इज इक्वल्स टू 20 साइन ओमेगा टी माइनस 30 डिग्री एंड V3 इज इक्वल्स टू 15 साइन ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री. और हमसे कहा गया है इन वेव फॉर्म्स का फेजर डायग्राम बनाइए. तो सबसे पहली चीज़ देखिए, तीनों ही ओमेगा टी पर है, दैट मीन्स तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है हमारी. तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट. अभी हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इन तीनों में से कौन सी ऐसी इक्वेशन है हमारी जिसके एंगल में ना तो कुछ जुड़ रहा है ना ही कुछ घट रहा है, दैट मीन्स जीरो एक्सिस पर है, दैट इज V1. तो देखिए 10, 20, 15 दीज आर द मैग्नीट्यूड यानी लेंथ ऑफ द फेजर. तो सबसे पहले हम V1 को आप ड्रॉ करेंगे, तो V1 को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे जीरो एक्सिस पर. अभी V1 के रेस्पेक्ट में अगर मैं V2 को देखूं तो V2 है -30, माइनस मतलब लैगिंग, यानी ये 30 डिग्री से लैग करेगा. तो देखिए हमने V2 को लैग करा दिया बाई 30 डिग्री. अभी V3 को अगर हम देखें तो V3 इज 15 साइन ओमेगा टी प्लस 90 मतलब लीडिंग. तो ये 90 डिग्री लीड कर जाएगा और इस तरीके से हमारा फेजर डायग्राम ड्रॉ होता है. ठीक, सेकंड मेथड, सेकंड न्यूमेरिकल देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ द फेजर डायग्राम. इक्वेशन लिखते हैं. पहली इक्वेशन है I1 इज इक्वल्स टू 20 साइन थीटा माइनस 45 डिग्री, I2 इज इक्वल्स टू 15 साइन थीटा प्लस 60 डिग्री एंड I3 इज इक्वल्स टू 10 कॉस थीटा. अभी देखिए सारी वेव फॉर्म साइन में होना भी ज़रूरी है बिकॉज ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटी साइनोसॉइडल वेव फॉर्म से रिप्रेजेंट की जाती है. बट यहाँ हमारी एक वेव फॉर्म ऐसी है जो कॉस में आई है, तो इसको कॉस से हम साइन में चेंज करेंगे. चेंज करने का तरीका, 10 के बाहर पॉजिटिव साइन है तो अंदर प्लस 90 कर देंगे. अगर 10 के बाहर माइनस साइन होता तो हम उसको -90 कर देते. बस क्वेश्चन ड्रॉ हो गया. हमारी इक्वेशन तीनों आ गई. अभी देखिए तीनों इक्वेशन हमारी आ गई, लेकिन तीनों में से कोई इक्वेशन ऐसी नहीं है जिसमें कोई भी जीरो एंगल आ रहा हो, यानी रेफरेंस नहीं है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे अपने रेफरेंस को. तो मैंने एक रेफरेंस को एज्यूम किया विद द हेल्प ऑफ डॉटेड लाइन. और यहाँ पे अभी हम I1 को बनाएंगे तो I1 -45 डिग्री, दैट मीन्स 45 डिग्री से लैग कर रहा है. तो देखिए इसको मैंने 45 डिग्री से लैग करा दिया. दिस इज V1. अभी हम V2 को देख, सॉरी I1. अब I2 को देखते हैं तो I2 इज +60, दैट मीन्स दिस इज लीडिंग. तो I2 को हमने लीड करा दिया. I2 इज लीडिंग
with 60 degree and I3 भी again plus 90, that means this is I3 with 90 डिग्री। इन एरोज का बहुत रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इनको डिनोट्स करने से हमें पता चलता है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। दिस इज द क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट मीन्स लैगिंग। दिस इज एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, दैट मीन्स लीडिंग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यानी हम लोगों को फेजर डायग्राम ड्रॉ करना आ गया आप समझ में, ठीक है। तो अभी हमारे पास फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हम एक वेवफॉर्म की हेल्प से अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, write the instantaneous equation and draw phasor diagram। इक्वेशन बनानी है और फिर हमें फेजर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए वेव फॉर्म बनाते हैं। सबसे पहले हम थीटा के रेस्पेक्ट में एक वोल्टेज की और एक करंट की। तो देखिए वोल्टेज वेव फॉर्म है हमारी ये, एंड करंट वेव फॉर्म को मैंने π/3 इस तरीके से डिनोट किया है। वोल्टेज का मैग्नीट्यूड आपको 20 दे रखा है और करंट का मैग्नीट्यूड 10 दे रखा है। तो देखिए लिखने का तरीका बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले हम वोल्टेज और करंट की इक्वेशन लिखेंगे। तो देखिए मैग्नीट्यूड साफ साफ है, वोल्टेज का मैग्नीट्यूड है 20, करंट का मैग्नीट्यूड है 10, यानी कि दोनों की मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है। दोनों ही साइनोसॉइडल हैं तो दोनों को साइन के टर्म्स में लिखेंगे। अभी वोल्टेज में दिस इज 0, दिस इज पाई, दिस इज 2 पाई। तो वोल्टेज में हमें 0 से ही स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स डायरेक्ट थीटा, ना तो कुछ लीड कर रहा है ना ही कुछ लैग कर रहा है। बात आती है अब करंट की। करंट का पहला 0 मिल रहा है बेटा हमें π/3 पर। इसका मतलब थीटा में π/3 या तो माइनस होगा या प्लस होगा। वो कैसे डिसाइड करते हैं, ये देखिए ये करंट का मैग्नीट्यूड निगेटिव साइड आया है, दैट मीन्स एंगल माइनस। अगर ये मैग्नीट्यूड पॉजिटिव साइड आता दैट मीन्स प्लस। बस ये इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। दिस वेव फॉर्म मैग्नीट्यूड हमें वाई एक्सिस पर निगेटिव साइड मिला, एंगल को माइनस कर दो, पॉजिटिव साइड मिलता प्लस कर देते। अभी वोल्टेज और करंट हमारे पास हैं, वोल्टेज बनेगा हमारा बेस और करंट को π/3 मतलब 60 डिग्री से लैग करा देना है। तो ये कर गया हमारा करंट लैग कर गया। तो इस तरीके से हम वेवफॉर्म की हेल्प से भी अपने फेजर डायग्राम्स को ड्रॉ कर सकते हैं। तो अभी हमारी बात आती है कि हमने फेजर डायग्राम तो ड्रॉ करना सीख लिया, अभी हम उसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो रिजल्टेंट कैलकुलेट करने से पहले हम दो तरीके की फॉर्म्स डिस्कस करेंगे। वन इज़ अ रेक्टेंगुलर फॉर्म जो आगे भी आपको बहुत काम आएंगी, एंड सेकेंड वन इज़ अ पोलर फॉर्म। अभी व्हाट इज़ रेक्टेंगुलर फॉर्म, जब हम फॉर्म को a + jb के टर्म्स में लिखते हैं, दिस फॉर्म इज नोन एज रेक्टेंगुलर फॉर्म, एंड व्हेन द फॉर्म इज रिटन एज r एंगल थीटा, दिस फॉर्म इज नोन एज पोलर फॉर्म। तो अब इन फॉर्म्स का यूज क्यों कर रहे हैं, फॉर द मैथमेटिकल पर्पस। देखिए मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं हमारे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। हमने दोनों फॉर्म्स के लिए दो दो चीज़ें लग दी, बिकॉज अभी हमें फेजर को ऐड भी करना है, फेजर को सब्ट्रैक्ट भी करना है ना, और रिप्रेजेंट भी करना है। तो जब भी हम रेक्टेंगुलर फॉर्म को यूज़ करते हैं तो प्लस और माइनस आसानी से सॉल्व हो जाते हैं इस फॉर्म में, एंड जब हम पोलर फॉर्म को डिस्कस करते हैं तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बहुत आसानी से पोलर फॉर्म में सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो हमने, और ऐसा हो क्यों रहा है देखिए क्वेश्चन करके देख लेते हैं। इफ़ 10 + j15 एंड 2 + j3, आपसे कहा गया है इसे ऐड करिए और इससे सब्ट्रैक्ट करिए। तो देखिए बहुत आसानी से हम इसे ऐड कर सकते हैं। फॉर एडिंग, रियल को रियल में ऐड किया 12, जे के साथ जे को ऐड किया 18, बहुत डायरेक्टली हमने इसको ऐड कर दिया। नाउ अगर हमें सब्ट्रैक्ट करने को कहा जाता है, 10 में से 2 को माइनस किया 8, 15 में से 3 को माइनस किया 12, हमने सब्ट्रैक्ट भी बहुत आसानी से कर लिया। बट अगर मुझे इसे मल्टीप्लाई करने को कहा जाए तो मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैं 10 × 2 करूँगी, फिर 10 × j3, फिर j15 × 2, फिर j15 × j3, फिर वो j² को कन्वर्ट करेंगे हम, j² = -1, तब रियल सॉल्व होंगे, जे सॉल्व होंगे, तब हमारा आंसर निकल के आएगा। इट इज़ वेरी टीडियस टास्क और हमें अपनी कैलकुलेशंस को ईजी बनाना है।
तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के लिए हमने पोलर फॉर्म रख दी. फॉर एग्जाम्पल 20 एंगल 30 एंड 10 एंगल 60. आपसे कहा गया है इसका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, मल्टीप्लाई. तो देखिए मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई करा दिया 200 और एंगल को एंगल के साथ जोड़ दिया 90 डिग्री, सिंपल मल्टीप्लाई. और अगर मुझे कहा गया है कि मुझे इसे डिवाइड करना है तो देखिए 20 एंगल 30 डिवाइडेड बाई 10 एंगल 60. मैग्नीट्यूड को मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड कराएंगे, ऊपर वाले एंगल में से नीचे वाले एंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे. सो दिस इज अ सिंपल आपका कैलकुलेशन हो गया. तो हमने रेक्टेंगुलर और पोलर फॉर्म में दो दो मैथमेटिकल ऑपरेटर को डिवाइड किया है फॉर द इजीएस्ट कैलकुलेशन, है ना. तो अभी अब बात आती है कन्वर्जन. फर्स्ट है रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म. अभी हम रेक्टेंगुलर फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. तो आर का फॉर्मूला होता है √a² + b² एंड थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स b अपॉन a. सिमिलरली पोलर टू रेक्टेंगुलर कन्वर्जन अगर करते हैं दैट मीन्स आर एंगल थीटा से a + jb. तो a का फॉर्मूला r cos थीटा एंड b का फॉर्मूला r sin थीटा. ये तो हो गए फॉर्मूले. अब हम डायरेक्ट भी इन्हें कैलकुलेटर से कन्वर्ट कर सकते हैं. देखिए कैलकुलेटर से कैसे कन्वर्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल मेरे पास लिखा हुआ है 10 + j15. मुझे पहले तो ये बताइए दिस इज अ रेक्टेंगुलर फॉर्म. अभी हमें कन्वर्ट करना है. तो देखिए दिस इज माय कैलकुलेटर और इस कैलकुलेटर से मैं डायरेक्ट कन्वर्ट करूंगी. तो देखिए प्लस के ऊपर यहाँ येलो कलर से लिखा हुआ है POL. सो जस्ट वी पुट द शिफ्ट प्लस, स्क्रीन पे आ गया POL. अभी POL के साथ मैंने दोनों वैल्यू इसमें फीड कर दी 10, 50 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू प्रेस किया. देखिए द फर्स्ट आंसर इज कमिंग 18.02. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड. अभी मुझे एंगल निकालना है. तो देखिए कॉमा वाली लाइन में ही दिस इज अ बटन RCL. प्रेस द बटन RCL एंड TAN 10. द सेकेंड आंसर इज 56.30. सो दिस इज अ सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेशन हमारी रेक्टेंगुलर टू पोलर फॉर्म. अभी पोलर टू रेक्टेंगुलर अगर मुझे कन्वर्ट करना है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पोलर फॉर्म और मुझे इसे रेक्टेंगुलर में कन्वर्ट करना है. तो देखिए माइनस वाले साइन के ऊपर लिखा हुआ है REC. प्रेस शिफ्ट माइनस, स्क्रीन पे लिखा आएगा REC. फीड बोथ द वैल्यूज विद द हेल्प ऑफ कॉमा इक्वल टू आवर फर्स्ट आंसर इज 8.66. नाउ वी कैलकुलेट द सेकेंड आंसर RCL 10. द सेकेंड आंसर इज 5. तो प्लस j5. देखा हम लोगों ने कैलकुलेटर से इस कैलकुलेशन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. नाउ वी कैलकुलेट द रिजल्टेंट ऑफ फेजर डायग्राम. क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ गिवन इक्वेशन एंड ऑल्सो कैलकुलेट द RMS वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट. देखिए कंप्लीट क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है आपसे कि फाइंड द रिजल्टेंट वोल्टेज ऑफ गिवन इक्वेशंस एंड ऑल्सो कैलकुलेट द RMS वैल्यू एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ रिजल्टेंट. देखिए कोई इक्वेशन ले ली हमने. V1 इज इक्वल्स टू 20 sin 314t प्लस 45 डिग्री एंड V2 इज इक्वल्स टू 15 sin 314t माइनस 60 डिग्री. ओके तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बहुत सिंपल मेथड है. अब तक जो रिजल्टेंट के मेथड आपने पढ़े होंगे कि हम x कॉम्पोनेंट निकालेंगे देन y कॉम्पोनेंट निकालेंगे फिर उनका स्क्वायर करके अंडर रूट करेंगे फिर tan इनवर्स, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे. बहुत सिंपल वे में हम कैलकुलेशंस करेंगे. देखिए V1 20 sin 314t प्लस 45 डिग्री. इक्वेशन से डायरेक्ट पोलर बनता है हमारा. देखिए दिस इज द मैग्नीट्यूड, दिस इज द एंगल. तो लिखने का तरीका 20 एंगल 45. कैलकुलेशन खत्म. V1 का पोलर बन गया. अभी पोलर से रेक्टेंगुलर बनाएंगे. जैसे ऊपर कन्वर्ट किया था शिफ्ट के साथ माइनस प्रेस करेंगे, दोनों वैल्यू फीड करेंगे, प्रेस द इक्वल टू 14.14 देन RCL 10 प्लस J 14.14. देखिए इक्वेशन से पोलर बना, पोलर से रेक्टेंगुलर बना. सेम प्रोसेस हम अपनी सेकेंड इक्वेशन के लिए करेंगे. 314t माइनस 60 डिग्री.
तो पहले पोलर बनाया 15 एंगल -60, माइनस में है तो माइनस में ही लिखेंगे. देन कन्वर्ट इनटू द रेक्टेंगुलर फॉर्म, बोथ द वैल्यूज फीड कर दी हमने. तो फर्स्ट आंसर इज 7.5 एंड द सेकेंड आंसर इज माइनस का j 12.99. अभी देखिए दोनों आंसर हमारे निकल कर आ गए. अभी दोनों का रिजल्टेंट मतलब एडिशन. देखिए हम दोनों को ऐड कर देंगे. v इज इक्वल्स टू v1 प्लस v2, दोनों को ऐड करेंगे तो द फर्स्ट वैल्यू इज 14.14 प्लस j 14.14 प्लस 7.5 माइनस j 12.99. दोनों का आंसर हमने कैलकुलेट किया, रियल एंड रियल को ऐड किया, प्लस 7.5 दैट मीन्स 21.64. j में से j को सॉल्व किया तो 14.14 माइनस 12.99 प्लस का j 1.15. तो देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में टोटल v निकल कर आ गया. अभी उल्टा काम करना है. पहले इक्वेशन से पोलर, पोलर से रेक्टेंगुलर बनाया, अब रेक्टेंगुलर से पोलर और पोलर से इक्वेशन बनाएंगे. तो इसका शिफ्ट के साथ प्लस 16.14 कॉमा 1.15. तो पहली वैल्यू आई निकल के 21.67. RCL 10, एंगल इज 3.04 डिग्री. ये आ गया हमारा आंसर. तो देखिए इक्वेशन लिखने का तरीका, 21.67 साइन 314t प्लस 3.0404 डिग्री. सो दिस इज द रिजल्टेंट वोल्टेज इक्वेशन. बहुत आसानी से सॉल्व हो गई हमारी. अभी हम इसका RMS कैलकुलेट अगर करते हैं, हमसे पूछा गया था RMS वोल्टेज. तो देखिए RMS वोल्टेज का फॉर्मूला होता है Vm/√2 एंड दिस इज Vm. 21.67 डिवाइडेड बाई √2. इसको डिवाइड कर देंगे हम 15.32 वोल्ट. तो दिस इज अ RMS वैल्यू. नाउ फ्रीक्वेंसी आपसे पूछी गई थी. देखिए ओमेगा की जगह पर आ रहा है 314 एंड ओमेगा का फॉर्मूला 2πf इक्वल्स टू 314, यानी f इक्वल्स टू 314 डिवाइडेड बाई 2π. सॉल्व किया हमने इसको तो द आंसर इज 50 हर्ट्ज. तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं अपने फेजर डायग्राम को और रिजल्टेंट ऑफ फेजर डायग्राम को. आई होप आपको फेजर डायग्राम समझ में आया होगा. प्रैक्टिस कीजिएगा इन न्यूमेरिकल्स की. बुक्स में, गूगल पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे. आप प्रैक्टिस कीजिए. जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा है और उतना ही आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू सो मच.